बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास इंतहाई ताख़ीर का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास तलब ही नहीं कर सकी है, जबकि आइन के आर्टिकल 153 और 154 के तहत CCI इजलास हर 90 दिन में एक बार बुलाना लाजमी होता है। मजीद इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक। जबकि दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि कराची में कायम इदारा बराए अमराज़े कल्ब NICVD में एक बार फिर शदीद किस्म की ना सिर्फ बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, बल्कि मनपसंद लोगों को ऐसी अहम जगहों पर तैनात किया जा रहा है जो बराह रास्त कवायद ज़वाबित की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब, जिसको NICVD कहते हैं, साबिक एग्जेक्टिव डायरेक्टर के दौर में इतनी करप्शन और उकरबा परवरी हुई कि नैब को आना पड़ा और बहुत सारे केसेस भी बने। इस सारे मामले पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल साउथ मंसूर मुगीरी साहब। नाज़रीन, तीसरी खबर है फैसलाबाद से। फैसलाबाद रीजन के 41 सरकारी महकमों ने फेस्को के 4.25 अरब रुपए दुबा लिए हैं। कई सालों से अदा ही नहीं किए जा रहे हैं। सरकारी महकमों की आपस में ही इस वक्त खिचड़ी पक चुकी है। लोगों के मसाइल क्या हल करेंगे? मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल सिकंदर। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास इंतहाई ताख़ीर का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास तलब ही नहीं कर सकी है, जबकि आइन के आर्टिकल 153 और 154 के तहत CCI इजलास हर 90 दिन में एक बार बुलाना लाजमी है। जनवरी 2024 में निगरान हुकूमत के तहत आखिरी इजलास हुआ। इजलास का मकसद सूबों के दरमियान तनाज़ात का हल और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना है। मजीद बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 90 दिन में एक बार इजलास लाजमी है, लेकिन हम देखते हैं कि 1 साल में एक बार भी मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलवाया गया। क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल ये एक बड़ी हैरानकुन बात है और कई फोरम्स पे इसको उठाया भी गया है और हाईलाइट किया गया है और अपोजिशन की पार्टीज़ और इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने बारहा इस बात को उठाया है कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो 1973 के आइन के बाद जो है ये उसके आइन में मौजूद है और उसके बाद 1975 में इसका पहला इजलास हुआ था। अब तक 51 इजलास हो चुके हैं, लेकिन पिछले 1 साल से इसका कोई इजलास नहीं हुआ, जो हैरानकुन भी है और तकलीफ दे भी है। हैरानकुन इसलिए है कि एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने 1973 के आइन से लेकर 18वीं तरमीम और उससे जो लेजिस्लेटिव चीज़ें हैं उसका बड़ा वो क्रेडिट वगैरह भी लेती रही है। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन आ चुकी है कि वो हुकूमत में एक किस्म के अगर इत्तेहादी नहीं है, लेकिन हुकूमत में पूरे निज़ाम में सिस्टम में इत्तेहादी ज़रूर हैं, क्योंकि सदर उनका है, गवर्नर्स उनके हैं और सेनेट के चेयरमैन वगैरह उनके हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए बड़ी अफसोस होता है कि एक ऐसी पार्टी के होते हुए भी अगर हुकूमत जो है वो मुश्तरका मुफादात की कौंसिल का इजलास नहीं बुलाती और 90 दिन बाद यानी तकरीबन 3 महीने बाद एक इजलास होना चाहिए। अब तक 3 इजलास हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो इजलास नहीं हुआ और जो पहला इजलास था वो 29 जनवरी को 2024 को हुआ था। तो तकरीबन इसमें 1 साल का इलेक्शन का भी हो गया। उसके बाद ये नई हुकूमत आई, इस शहबाज शरीफ इसके वज़ीर आज़म बने और बिलावल भुट्टो और ये सब इसमें शामिल हैं। तो अगेन इसकी तफसील में आगे चल के जाएंगे, लेकिन ये बड़ा हैरानकुन है सबके लिए कि इतनी बड़ी कोलिशन 2 पार्टीज़ हैं और वो उनके होते हुए जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल की जो मीटिंग है वो नहीं बुलाई जा सकी। अब आते हैं इजलास के बुनियादी मकसद की तरफ आ जाते हैं पहले कि भाई ये जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल का जो इजलास का बुनियादी मकसद है वो है क्या और ताखीर से मसाइल कौन से पैदा हो रहे हैं? जी
जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है ये कि सबसे पहले नाज़रीन को पता चले कि मुश्तरका मफादात काउंसिल है क्या। हाँ। तो 1973 के आइन में मुश्तरका मफादात काउंसिल को बनाया गया था और आइन के आर्टिकल 154(3) के तहत जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसकी पूरी तफसील है 53 में 54 में। उसके तहत 90 दिन बाद इसका इजलास बुलाया जाना चाहिए और मुश्तरका मफादात यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इससे लगता ये है, यानी इसके नाम से ये लग रहा है कि तमाम जो एंटिटीज हैं स्टेट की, मिसाल के तौर पर जो सूबे हैं, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, इन सारे सूबों के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनका एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए जहां पे ये बैठ के बात करें। तो उनके लिए जो है वो मुश्तरका मफादात काउंसिल बनाई गई कि सूबों के जो मसाइल होंगे उस पर बहस होगी। अब आजकल की अगर बात की जाए तो आजकल पानी का बहुत बड़ा मसला है। हम देख रहे हैं कि एक नई कैनाल बनाई जा रही है, सिंध के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में नेट हाइडल जो पानी की मद में 1992 के बाद एक मुआहदे के तहत जो है वो एक काजी एग्रीमेंट कहा जाता है, उसके बाद इनको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में हर साल जो है वो कुछ अरब रुपए दिए जाते हैं। वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है। वो उस सूबे का ये मसला है। इस अलावा पानी के मसाइल भी हैं, बिजली के मसाइल हैं, सिंध हुकूमत का भी मसला रहा है, पंजाब हुकूमत के भी मसाइल रहे हैं, तो ये और बलूचिस्तान हुकूमत के भी रहे हैं। तो ये चारों सूबे बैठ के इस मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास को वज़ीर आज़म चेयर करते हैं। वज़ीर आज़म चेयर करते हैं और चारों सूबाई वज़रात में बैठते हैं और मिलकर फैसले होते हैं। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है अब आजकल जो है वो आईपीसी, वजारत आईपीसी के पास है। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन यानी बैनुल सूबाई जो वजारत है उसके अंडर एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया है और इस जो सेक्रेटेरिएट है वो बैनुल सूबाई जो मामलात हैं, यानी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल जो है वो उसके अंडर वो एक बाकायदा इसका पूरा एक सेक्रेटेरिएट है। वो देखते हैं कि क्या कब इजलास बुलाना है। 2 दफा इसका इजलास इस साल बुलाया जा चुका है, लेकिन दोनों दफा मौखर हो चुका है। उसकी जो वजूहात हैं उस तरफ अब हम आते हैं कि इतना देखा जाए रियाज तो बड़े ही अहम मामलात हैं जो ये काउंसिल देखती है। तो अगर हम बेसिकली एक कॉमन सा सवाल है कि भाई इजलास में ताखीर जो है क्या वो सियासी वजूहात की बिना पर हो रही है या फिर इसके पीछे कोई इंतजामी मसाइल आ रहे हैं? इसके पीछे इंतज़ामी से ज़्यादा जो है वो सियासी जो है मसाइल उसके पीछे हैं और उसकी चंद जो वजूहात हैं वो ये हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो इस वक्त रूलिंग है, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो नहीं चाहते कि अगर इस तरह का कोई इजलास बुला लिया जाए जिसमें सिंध पानी के एतराज़ात उठा रहा है उस हवाले से। और हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देखा कि उनका जब अब पार्लियामेंट के जो दोनों ऐवान थे यानी मुश्तरका इजलास से जब उन्होंने खिताब किया तो उनके स्पीच के जो आखिरी चंद मिनट्स थे उनमें बाकायदा उन्होंने इस चीज़ को उठाया। हालांकि कुछ अर्से पहले उनके जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है उस पर, एक्स का जो हैंडल है उस पर बाकायदा तौर पे एक किस्म का रजामंदी का इजहार किया था, कनाल जो नई लगाई जाएंगी, जो निकाली जाएंगी दरिया सिंध से। तो बहरहाल ये सारे वो पेचीदा मसाइल हैं। तो हुकूमत चाहती है कि अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हमारी अपनी इत्तेहादी हुकूमत नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो उनके कई ऐसे जेन्युइन इशूज़ हैं कि जिनको उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं वो बारहा इस्लामाबाद आ चुके हैं और वजारत ख़जाना में वज़ीर ख़जाना से और मुतल्लिक़ा हुकाम से मुलाकात भी कर चुके हैं। वज़ीर आज़म से भी वो कई मरतबा जो है नेट हाइडल समेत दूसरे जो उनको वाजिबुल अदा रकूम वगैरह हैं उनका उस मामले को उठा चुके हैं। तो इस इजलास का होना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन सियासी जो है वो तकल्लुफ़ात में पड़कर और सियासी जो वजूहात हैं वो आड़े आ रही हैं जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इस वजह से वो इजलास नहीं बुला पा रहे। उसका नुकसान ये हो रहा है कि सिंध के अंदर एक डिसकॉन्टेंट, एक अजीब किस्म की जो एक अनरेस्ट है वो आ चुकी है। इजलास जो है वो ताखीर का शिकार हो रहा है और अगर इजलास मजीद इसी तरह से ताखीर का शिकार होता रहा तो क्या इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट या किसी और आईनी इदारे की मुदाखलत मुतवक्के है?
देखें, इस तरह के मामलात माजी में जब फरहतुल्लाह बाबर वगैरह पीपल्स पार्टी के होते थे या और इस तरह के जो बड़े उनके जो सेनेटर्स वगैरह हैं, वो ये करते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन कर देते थे। तो अब एक ऑप्शन ये है कि सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की जाए कि और उसको रिस्पोंडेंट बनाया जाए फेडरल गवर्नमेंट को, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेह होगी और इस पिटिशन को सुना जाए कि जनाब जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास है वो क्यों नहीं बुलाया जा रहा, और ये एक इतना जेन्युइन इशू है, इतना क्रूशल इशू है कि तमाम सूबे एक टेबल पे बैठ के वज़ीर आज़म के साथ इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए बहस करते हैं। और कुछ लोग कुछ दो की बात होती है, वफाक ज़ाहिर एक छतरी के तले जब आप सूबे बैठते हैं तो कुछ लोग कुछ दो होते हैं, तो चाहे कितनी ही मुखासमत, कितनी ही दुश्मनी, कितने ही मसाइल और बदएतमादी क्यों ना हो, लेकिन जब एक टेबल पे बैठते हैं तो उसमें कमी आती है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे इस काउंसिल को देखा जाता है। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत इस इजलास को नहीं बुलाती तो यकीनन ये एक ऐसा कंसर्न है कि शहबाज शरीफ साहब को इसको देखना चाहिए। मेरा ख्याल है उनके इल्म में शायद ना हो, उनके इल्म में लाना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी अक्सर इन चीज़ों को अंडर द रग रखती है, तो मेरा ख्याल है कि वफाकी जो ब्यूरोक्रेसी है और जो सेक्रेटेरिएट है CCI का, उसको चाहिए कि इस मामले को वज़ीर आज़म के सामने रखें और इस इजलास को जल्द से जल्द बुलाएं, वरना मसाइल जो गंभीरी है वो बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा रियाज, देखा जाए इस इजलास की ताखीर तो एक तरफ, अगर हम बात करें साबिका इजलासों की, तो उन इजलासों में किए गए फैसले अभी तक नाफिज नहीं हुए हैं। उन फैसलों को नाफिज करने के लिए कोशिशें क्यों नहीं की गई हैं? देखें, अब अगेन ये बहुत जेन्युइन इशू है। हमेशा ये होता है कि जब एक इजलास होता है तो उसके जो मिनट्स होते हैं वो फाइनल हो जाते हैं, और फाइनल ऐसे होते हैं कि साइन उस पर अभी तक नहीं हुए थे सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के, तो वो मिनट्स तैयार होते हैं, सेक्रेटेरिएट तैयार करता है उन मिनट्स को, और उसके बाद वो जो तमाम मिनट्स हैं वो तमाम सूबों को भिजवा दिए जाते हैं कि ये डिस्कशन हुई थी उस वाले इजलास में जो लास्ट इजलास था, ये उसके मिनट्स हैं, यानी ये उनका मतन है, ये एग्री किया गया था, ये डिमांड किया गया था, ये डिस्कस हुआ था और फिर डिसीजन ये हुआ, तो आप इन पे दस्तखत करके हमें भिजवा दें। तो वो तमाम जो डिसीजन होते हैं उन पे दस्तखत करके वो वापस इस्लामाबाद आ जाते हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत से फाइनली उनका एक हतमी ड्राफ्ट जो है वो जारी होता है और उसको बाकायदा तौर पे जो है उस पर सर्कुलेट भी किया जाता है। लेकिन इस वक्त ये हो रहा है कि चूंकि इजलास ही नहीं हो पा रहा, बदएतमादी सूबों के दरमियान इतनी ज्यादा है कि वो जो मिनट्स हैं वो सर्कुलेशन के लिए अगर गए हुए तो उन पर साइन नहीं हुए हुए, अगर साइन हुए हुए हैं तो वो इस्लामाबाद में उस पर फर्दर एक्शन नहीं लिया जा रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लेवल पे और CCI सेक्रेटेरिएट के लेवल पे उनको आगे नहीं ले जाया जा रहा। इसकी वजह से ऐसे इश्यूज थे जिन पे एग्री कर चुके थे, वफाकी हुकूमत एग्री कर चुकी थी, लेकिन उसको आगे नहीं भेजा जा रहा। और लास्ट जो प्रॉपर इजलास था वो जैसे मैंने कहा कि जो था वो फरवरी 2022 में था, तो फरवरी 2022 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही की हुकूमत थी, उनके हुकूमत की जाने से दो माह पहले ये इजलास हुआ था। वो एक प्रॉपर इजलास था जिसमें तकरीबन 10 से 12 एजेंडा आइटम्स थे, उसमें जो अप्रूवल हुआ था उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है तमाम मामले को लेकर किस तरह से टेकअप करना चाहिए ताकि विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान एतमाद का जो फुकदान पैदा हो रहा है उसको कम किया जा सके। फरजाना, इसका तो सीधा सीधा हल ये है कि इस इजलास को फौरी तौर पे बुलाया जाए और इसी माह बुलाया जाए, ईद से पहले हो जाए या ईद के फौरन बाद हो जाए। ईद से पहले भी अभी भी तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त है, और वरना तो ईद के फौरन बाद बुलाया जाए और तमाम सूबों से जो है वो जो तजावीज़ हैं वो ली जाएं, कि किन किन एजेंडा आइटम्स को रखा जाए, उस पर एक इनिशिएटिव जो है वो लिया जाए, इनिशियल डिस्कशन हो, उसके बाद इसकी डेट फिक्स की जाए और फौरन इजलास तलब किया जाए। वरना ये जो बदएतमादी की खलीज है और ये खुद मुख्तारी पे जो सवालात उठेंगे वफाकी हुकूमत के जो शायद तले जो चल रहा है, इसको एड्रेस करना जरूरी है। तो एक ही हल है, फौरी तौर पर देखा जाए तो जितनी भी हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुला लेना चाहिए ताकि ताखीर से जो विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान फुकदान पैदा हो रहा है उसे दूर किया जा सके। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बड़ा अहम मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं और वो मामला ये है कि कराची में कायम इदारा बराए अमराज़े कल्ब NICVD में एक बार फिर शदीद किस्म की ना सिर्फ बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं बल्कि मनपसंद लोगों को ऐसी अहम जगहों पर तैनात किया जा रहा है जो बराह रास्त कवायदो ज़वाबित की खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही हैं। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब, जिसको NICVD कहते हैं,
साबिक एग्जेक्टिव डायरेक्टर के बाद गुज़िश्ता साल फायज होने वाले एग्जेक्टिव डायरेक्टर ने भी वो काम शुरू कर दिए हैं जिससे इस शानदार और लाखों लोगों के दिल का इलाज करने वाले कराची के सबसे बड़े अस्पताल की दीवारें हिलने लगी हैं। इस इदारे में प्लम्बर भर्ती होने वाले शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करके सबको हैरान कर दिया गया है। मजीद तफसाने के लिए हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल साउथ मंसूर मुगीरी ने। मुगीरी साहब, सबसे पहले तो आज इस स्टोरी में कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब कराची के बारे में तफसीलात से हमें आगाह करें, वो है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने बताया ना कि ये कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है अमराज़ कल्ब का, और ये बहुत पुराना अस्पताल भी है जहाँ पर लाखों अफराद को इलाज की सहूलियात मौजूद है और फ्री ऑफ कास्ट में है। अच्छा। अगर आप देखें कि जो दिल का मर्ज है वो इतना महंगा तरीन है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब लोगों के लिए बस की बात ही नहीं है, तो यहाँ होता है कि सरकार की जानिब से ये सहूलत दी जा रही है, किसी शख्स की जानिब से नहीं, किसी अफसर की जानिब से नहीं। लेकिन बहुत बड़ी बदकिस्मती यह है कि गुज़िश्ता 8-10 सालों से इस इदारे में जिस तरह से करप्शन इन हुआ है, अभी वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। करप्शन के साथ वहाँ पर जो बेज़ाब्तगियाँ और मनपसंद लोगों को मनआब ओहदों पे बिठाया जा रहा है, अकरबा परवरी की आलीशान मिसालें अब कायम होने लगी है, जिस वजह से जो वहाँ पर सीनियर लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, एक तरफ उनकी हक तलफी हो रही है, साथ में वो मायूस भी हो रहे हैं। तो हाल ही में 1-1.5 साल पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब को लगाया गया। प्रोफेसर साहब हैं, उनका अच्छा नाम है, अच्छा काम है, क्योंकि पिछले वाले जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब थे वो हुक्मरानों के करीब ही समझे जाते थे। अच्छा। उन्होंने अंधी मचाई हुई थी, उन्होंने अरबों रुपए के ऐसे अखराजात किए जो हमने स्टोरियां चलाई, जिसकी वजह से नेब आया, नेब के 2-3 छापे पड़े, केसेस बने। बिलावल भुट्टो साहब अक्सर और बेशतर उस इदारे की तारीफ करते रहते थे। जब उसके हमने बारे में बताया कि यहाँ इतनी करप्शन है, तो बिलावल भुट्टो साहब खुद खामोश हो गए कि जिस इदारे की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ वहाँ का हाल ये है। बिल्कुल। तो फिर मुश्किलों से उनको निकाल के एक अच्छे बंदे को लगा दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से 6-8 माह में वही बंदा जिसको अच्छा समझ के सरकार ने लगा दिया, वो भी शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स है जिसकी अपॉइंटमेंट एज ए प्लम्बर है, वो कैसे तरक्कियां लेता हुआ, महज उसकी डिप्लोमा की डिग्री है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्डिट पेरा कह रही है कि इसको तरक्कियां दे के 18 ग्रेड में लाया गया। उसके बाद इस मौजूदा डायरेक्टर साहब ने उसको एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर लगा दिया। किसको? जो प्लम्बर थे। तो मंसूर, यही तो हैरानी वाली बात है। हमें ये भी बता देना कि क्या एग्जेक्टिव डायरेक्टर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी छोटे मुलाजिम को बड़े ओहदे पर बिठाए? देखिए, NRCVD के कवानीन के मुताबिक उनका एक बोर्ड है। हाँ। बोर्ड में ये करते हैं। अब इसका मुझे ये इल्म नहीं कि आया बोर्ड ने डिसीजन दिया है या खुद से इन्होंने ये किया है, क्योंकि बोर्ड के लिए भी कह रहे हैं कि जो पिछला बोर्ड था उसमें काफ़ी न्यूट्रल बंदे थे। अब जैसे जैसे ये लोग अपने उस पर आ गए हैं, कंट्रोल कर लिया है, तो बोर्ड में भी उन्होंने मेजॉरिटी अपने उससे लोगों की रखवा दी है ताकि अहम फैसले वहाँ से आसानी से हो जाएं। तो ये अब चेक करने की बात है कि आया बोर्ड ने मंजूरी दी या एक्सेस ने दी है। अगर बोर्ड ने भी दी है तो अक्सर इनके मेंबरों की वो भी गलत है, क्योंकि बोर्ड भी तो जो है कानून से बालातर नहीं हो सकता। कवानीन जब आपके मौजूद हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, तो बोर्ड को भी वो नहीं करना चाहिए। पिछले बोर्ड में भी 2-3 गलत फैसले हुए थे, जिस पर ऑडिट पेराज यही स्पेशल ऑडिट हुआ था। उसमें कहा था ऑडिट वालों ने कि बोर्ड को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस तरह के गलत फैसले करे। तो बोर्ड भी ज़ाहिर है ऐसे इंसानों पर मौजूद है जो इनके अपने ही हैं, वहाँ भी ये फैसले करा लेते हैं। तो मजमूई तौर ये बात तो चलो समझ आती है ना कि एक अफसर को उठा के एक कुर्सी से हटा के दूसरी कुर्सी के ऊपर बैठा दिया गया, लेकिन प्लम्बर को एडमिनिस्ट्रेटर अफसर लगाना मतलब समझ से बालातर है। ये बात समझ में नहीं आती है। क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात वो उठा सकता है, उसकी जिम्मेदारी ले सकता है एक प्लम्बर? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक बंदे में वर्थ होनी चाहिए ना। हाँ। ऐसे थोड़ी है कि मैं अगर किसी को पसंद आ रहा हूं तो मुझे ऐसे ओहदे पे बैठा दे जो मेरे तस्वर सोच से ज़्यादा हो। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि सिंध में ऐसे हो रहा है, ये कर रहे हैं। पिछले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने ऐसे अफसरान को लगाया था जिस वजह से केसेस बने, उसकी नौकरी चली गई।
लेकिन तो रिटायर हो गए थे, लेकिन 4 साल का एक्सटेंशन लिया, फिर 2 साल तक और सही। मजीद रहे, तो मुश्किलों से उसको निकाला गया। अभी ये जो साहब आए हैं इसने भी यही काम शुरू कर दिए। तो ऑडिट वालों के जब पेरा बने तो उस पर अब एंटी करप्शन वालों ने इनको तलब किया है। ये मामला अब एंटी करप्शन में गया है। उन्होंने इनको कहा है कि भाई ये बताएं कि कैसे आपने इसको लगाया एक बंदे को जिसके पास रिलेवेंट डिग्री नहीं है, जो जिस जगह पे प्लम्बर, ठीक है आपको पसंद है तो आप चीफ प्लम्बर बना दें। अब घर में उसको प्लम्बर बना ले, खुदा उसको इदारे में तो ना लगाएं। वो भी कौमी इदारा हो जिसकी एक साख हो जो कई सालों से, कई दहाइयों से चल रहा है और लाखों अफराद को बेनिफिट मिल रहा है। अब जो लोग जाते हैं इलाज के लिए, किसी ने मुझे कहा तो यार ये तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। आम लोगों को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है, ये तो हम बताते हैं, हम जहाँ से हमें मिलती है कि ये इस तरह गड़बड़ हो रही है। अगर हम ना बताएं तो मिस फरजाना आप सोचें कि इस तरह और कई गलत फैसले हो जाएं। कल जब मैं स्टोरी फाइल करने के लिए कोशिश कर रहा था तो एक और मुझे ऑर्डर मिला। ये सिर्फ प्लम्बर तक ये साहब नहीं रहे, इन्होंने एक और बंदे को जो कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वाले भर्ती को अब उन्होंने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगा दिया है। कोई तस्वर कर सकता है कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे हो 3 सालों के लिए, वो रेगुलर भी ना हुआ हो, उसको आपने एक और बड़े ओहदे पे लगा दिया। तो ये साहब भी अपने आंखें अभी पर खोलने लगे। अब अल्लाह खैर करे, ऐसे होगा तो ये इदारा तो नहीं चल पाएगा। बिल्कुल इस तरह सही है। अच्छा मंजूर, ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि अपनी मनपसंद लोगों को लगा दिया जाता है, लेकिन एक सिनेरियो होता है, एक तरीका कार होता है। तो ये बताएं कि इतने सीनियर अफसर की तैनाती के लिए मजाज अथॉरिटी से इजाज़त लेना लाजमी नहीं होता? क्या उन्हें बताना नहीं पड़ता है? बिल्कुल होना चाहिए और उससे पहले इश्तिहार आना चाहिए। देखिए, अगर आप मेरिट पसंद हैं, कानून पसंद हैं, इदारे को बेहतर करना चाह रहे हैं, आपको क्यों रखा गया? पिछले वाले को हटा के आपको क्यों रखा गया? इसलिए कि आप बेहतर इंतजाम करें, जो मरीज हैं उनकी बेहतर सहूलियात दे दें, और सरकार जो आप पे बिलियंस रुपीस खर्च कर रही है उसके लिए क्रेडिबिलिटी बनाएं। लोग उनकी तारीफ करें कि सिंध गवर्नमेंट ने, देखे NICVD जब सिंध गवर्नमेंट के पास आया है तो इतनी अच्छाइयाँ हुई हैं। बजाय आप उनको अच्छा करने के आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं और मर्जी से कर रहे हैं। ये तो डिक्टेटर वाला फैसला हुआ, ये तो डेमोक्रेसी और कानून वाला तो नहीं हुआ। तो इश्तिहार आना चाहिए, इश्तिहार आना चाहिए ताकि जो भी लोग हैं इस सब्जेक्ट से, इस फील्ड से, इस ओहदे से रिलेवेंट जो भी लोग हैं इश्तिहार देके अप्लाई करें। आप इंटरव्यू का एक पैनल बना लें, इंटरव्यू में जो लोग पास हो जाए आप उठाएं, ऐसे करें। लेकिन यहाँ कौन पूछता है? सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि आस-पास। हमें ये भी बताएं कि ये अस्पताल बना तो दिल के मरीजों के लिए है, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हो गई है तो क्या उन्हें वो सहूलियात मिल रही हैं या फिर सिर्फ यहाँ पर मनपसंद लोगों को नवाजने तक का काम हो रहा है? देखिए, ये दिल के मरीजों के लिए, यकीन करें अगर दिल के मरीजों को ये पता लग जाए, दिल के मामला तो वैसे ही हम बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं, हम नहीं चाहते लोगों के दिल खराब हो, उनका दिल भी बंद हो जाए उनका दिल ही बंद हो जाए, वो कहते हैं यार किस तरह के लोग। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये नहीं होना चाहिए। और इनकी अब शिकायतें भी काफ़ी आ रही हैं कि भाई जो सिफारशी लोग हैं उनको तो ये अच्छा जल्दी से ट्रीट करते हैं, ऑपरेशन की डेट भी देते हैं, और जो बाकी कॉमन लोग हैं साल तक, 1.5 साल तक उनको नहीं देते डेट, जिस वजह से कई लोग मर जाते हैं। अब इसमें एक वजह यह भी है कि यहाँ रश भी ज़्यादा है, लेकिन आप एक इस तरह का माहौल बनाएं, इस तरह की सिचुएशन बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। बिल्कुल उस तरफ इनकी तवज्जो है नहीं, तवज्जो दूसरी तरफ है कि अपने बंदों को लेके आएँ, फिर ख़रीदारियाँ करें, फिर पैसे हम कैसे बनाएं। बिल्कुल मंसूर, आपने 2 मामलात हाईलाइट किए हैं। आपने बताया कि ना सिर्फ प्लम्बर को एडमिनिस्ट्रेटर अफसर लगा दिया गया बल्कि एक और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया गया। इन अफसरान की तैनाती के लिए कानून को देखा नहीं जाता कि कानून में क्या लिखा है, हमारा कानून क्या कह रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी भी, देखिए आप छोटे मुलाजिम की अपॉइंटमेंट में भी कानून है, आपके पास कानून मौजूद है, कानून को पढ़ें, उसको फॉलो करें। हाँ। लेकिन बस अंधी लगी हुई है। पहले नेब का एक खौफ आ गया था बीच में, पुराने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के टाइम में वो आया, नेब वाले आए, उन्होंने इनके कागजात देखे, केसेस बनाए, इनको बुरी तरह उनको जकड़ लिया। अब नेब की सूरत ये है कि अमेंडमेंट के बाद नेब का खौफ भी नहीं रहा है, तो अब अपनी मर्जी करते हैं। अब हमने ये निशानदेही की, अब देखना ये है
कि इन 2 गलत अपॉइंटमेंट पे सिंध गवर्नमेंट महकमा हेल्थ का तो मुझे नहीं लग रहा, सिंध गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो और बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो क्या करते हैं। एक और चीज़ है जो मैं आपकी गोश गुजार करना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन के, कि सिर्फ मुलाजमीन की अपॉइंटमेंट में अकरबा परवी नहीं की गई है, मेरिट को नहीं लताड़ा गया है। अच्छा। 4 अरब रुपए की इन्होंने प्रोक्योरमेंट की है, वो अच्छा। भी थ्रू कोटेशंस के। हैरान होने वाली बात है, परेशान होने वाली बात है कि 4 अरब रुपए एक साल में हमने एक अखबार ने इस बात की निशानदेही की, सारे डिटेल दिए हैं, हम वो अपने अखबार का कटिंग में दिखा रहे हैं नाजरीन को, कि 3 लाख रुपए का से ज़्यादा अगर आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आपको टेंडर करना होता है, लेकिन नहीं। तो कमाल है मुगीरी साहब, आपने तो हमें एक और अहम बात बता दी है कि 4 अरब रुपए की अद्वियात इमरजेंसी जाहिर करके कोटेशन के जरिए खरीदी गई हैं, तो टेंडर क्यों नहीं किया जाता? उस हवाले से कोई पूछता क्यों नहीं है कि टेंडर क्यों नहीं किया गया? देखिए, टेंडर करेंगे तो फिर बहुत सारी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, वो तो फिर मेरिट पे जाएंगे, वो कहेंगे कि मेरे पास इस फिलहाल बड़ी कंपनी का कि ये चीज़ें हैं, उसका रेट ये है, तो फिर जो इनके लोग हैं वो तो उसी रेट पे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि इनके लोगों के पास तो वो चीज़ें में नहीं है, ये तो सब स्टैंडर्ड चीज़ें लेकर देते हैं और मेजॉरिटी यही हो रहा है। तो क्या हमने ये तहैया कर लिया कि हमने मेरिट के तहत किसी भी जगह पे किसी भी महकमे में नहीं चलना है? ये बड़ी बदकिस्मती है कि अस्पतालों में तो कम से कम मेरिट कायम करे, जहाँ पर जिंदगी और मौत का मसला है। बिल्कुल ऐसे अगर आप यहाँ पर सब स्टैंडर्ड अद्वियात और सब स्टैंडर्ड चीज़ें खरीदेंगे इस तरह से बगैर कोटेशंस के, बगैर मल्टीनेशनल कंपनियों के सहारे के, तो क्या होगा? अल्टीमेटली तो ये होंगी कि लोग जो है मरना शुरू हो जाएंगे, लोगों की जो शरह है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है NICVD कराची में। सरकार को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को, खुसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि नैब की जानिब से भी तहकीकात की जा रही हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि 3 से 4 साल पहले नैब की जानिब से भी पिछली इंतजामिया के खिलाफ तफ्तीश की गई थी, उन पर इल्ज़ामात भी आए थे, और उस तफ्तीश के हवाले से बताइए कि उसका क्या बना फिर? देखिए, उसमें केसेस बने थे, इन लोगों का बहुत ज़्यादा घेरा तंग किया गया था। नतीजे में ये हुआ, क्योंकि नेब के पास इतने सबूत आ गए थे, मैंने भी वो स्टोरियाँ चलाई। मिसाल के तौर पर जो कोविड का पीरियड था, कोविड के पीरियड में सबको पता है कि जहाज़ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जहाज़ बंद थे। हाँ। इन्होंने उस पीरियड में 2-1.5 साल में जो है ना देखा है कि इस्लामाबाद से कराची हमने ट्रेवल किया है जहाज़ों में, तो 7 करोड़ रुपये खर्चा आया है। मुझे बताएं, नेब वाले परेशान हो गए कि जब एविएशन का ऑपरेशन बंद था तो ये जहाज की टिकटें कहाँ से आपने खरीदी और क्यों खरीदी? ठीक। तो इस तरह की बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ की कि नेब वाले परेशान हो गए, तो उन्होंने केसेस बनाए थे। नतीजे में वो केसेस चल रहे हैं इन पे, लेकिन नेब अमेंडमेंट के बाद मुश्किल है कि इनकी पकड़ हो जाए, इनको सजाएं हो जाएं, बड़ा मुश्किल है। इस मुल्क के सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब हुक्मरान फंसते हैं तो फिर अपनी मर्जी के अमेंडमेंट्स लेके आते हैं, जिसके नतीजे में जो इदारे हैं उनकी पोजीशन कमज़ोर पड़ जाती है। अफसरान जो है वो ऐसा समझे कि वो सोचते हैं अगर इतने मजबूत लोगों पे हम ज़्यादा हाथ डालेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। अच्छा, तो ये सारी सूरत है। अब नेब को भी बेज़ाब्तियाँ भी हो गई हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मनपसंद लोगों को मतलूबा मयार की डिग्री है और ना ही कोई तजर्बा है, तो फिर वो उन ओहदों पर कैसे काम चलाते हैं, किस तरह से काम लिया जाता है? देखिए, तो नतीजे में क्या होता है, काम यही है ना, आप देख रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि कितना शदीद काम मुतासर हो रहा है। बस इनके असल में साइड पे दूसरे लोग होते हैं, वो इनको चलाते हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए बैठे रहते हैं, ये साइन करते रहते हैं, बिल बनाते हैं, बिल फिर पैसे इनकी जो कमाते हैं उनकी आपस में बंदर बाट करते हैं। क्योंकि जब आपको डर हो ना एक चीज़ का कि मैंने फ़लाँ बंदे को लगा दिया है, इसकी एबिलिटी नहीं है, इसमें इसकी डिग्री नहीं है, मेरी पकड़ होगी, मैं मुझ पर बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी, तो आदमी फिर सोच के इस तरह करे ही नहीं। जब आपको खौफ ही ना हो, आप रिलैक्स मूड में हो कि मुझसे कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो फ़लाँ बंदा मेरी सिफारिश है, मैं उससे कहलवा दूंगा, तो खामिश हो जाएगी। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि सिफारिशी कल्चर ने हमारे इदारों को तबाह व बर्बाद कर दिया है।
जिस जमहूरियत के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, मार्शल आर्ट के खिलाफ लड़े कि ये जमहूरियत बहाल हो, बिल्कुल ऐसे ही है, इदारे मजबूत हों। तो आप देखें कि इन 15-20 सालों में शॉर्ट आंसर चाहिए मुझे आपसे। मुझे बस ये बताएं कि सूबे भर के सारे अस्पताल हैं तो महकमा सेहत के हवाले, फिर वो इन बेकायदगियों और खिलाफ कानून इक़दामात के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाते हैं? मिस फरजाना, आप हैरान हो जाएंगी, चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं उन्होंने जब बजट इजलास पेश किया था जो रवां साल का, तो एक दोस्त ने उसमें कहा था कि सिंध में आप 5 इदारों का नाम बता दें जो आपके 15-16 साल हुकूमत में बेहतर हुए हों। तो पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि हेल्थ। तो सारे सहाफ़ी हंसने लगे। जब चीफ मिनिस्टर के पास ज़हन में ये चीज़ हो कि हेल्थ हमारी स्टाफ पे है, हम बता रहे हैं कि हेल्थ में कितनी खराबी है। देखा जाए अगर सेहत के मामलात को इतना लाइट लिया जाएगा तो फिर किस तरह से सेहत के मामलात हल किए जाएंगे? और खास तौर पे जो दिल के अमराज होते हैं उन पर काबू करना बहुत मुश्किल होता है और उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, आम आदमी की पहुंच में नहीं होता है वो, और हुकूमत को इस हवाले से सीरियस एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे फैसलाबाद की। तो फैसलाबाद रीजन के 41 सरकारी महकमों ने फेस्को के 4.25 अरब रुपए दुबा लिए हैं। कई सालों से अदा ही नहीं किए जा रहे हैं। सरकारी महकमों की आपस में ही खिचड़ी पक चुकी है और ये लोगों के मसाइल क्या हल करेंगे? मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल सिकंदर। बिलाल, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि सरकारी महकमे जो दूसरे महकमों से सर्विसेज लेते हैं तो उनके बिल क्यों नहीं अदा करते हैं? क्या रीज़न पेश की जाती है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, फैसलाबाद रीजन में जिसमें फैसलाबाद है, खुशाब है, बखर है, लिया है, मियाँ वाली, ये बहुत बड़ा रीजन है और इसमें अगर फेस्को के हवाले से मैं आपको सार्फिन की तादाद बताऊँ तो 50 लाख से ज़ायद कंज्यूमर जो हैं वो फेस्को के हैं। फेस्को अपने कंज्यूमर से बिजली के बिल वसूली में तो बड़ा एक्टिव है और जो बिल अगर दूसरे माह का बिल अदा नहीं करता तो उसके कनेक्शन जो हैं वो भी मुनक़ता कर दी जाती है। लेकिन अब जब सरकारी महकमों की तरफ आते हैं जिनको फेस्को अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वो महकमे अगर कई साल में बिजली का बिल अदा ना करें तो उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाइयाँ हम नहीं देखते जिस तरह की कार्रवाइयाँ एक आम कंज्यूमर के हवाले से होती हैं। और इसमें सिर्फ फेस्को नहीं है, इसमें रेलवे भी है, इसमें वासा जो है वो भी शामिल है, क्योंकि वो भी मुख्तलिफ सर्विसेज जो हैं वो शहरियों को और इदारों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम तर महकमे जो हैं इन्होंने एक दूसरे से पैसे लेने हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इतनी हतमी कार्रवाई जो है वो देखने में नहीं आती। और फेस्को इसकी सबसे बड़ी प्राइम एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि फेस्को ने सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं सरकारी इदारों से लेने, और फैसलाबाद में तकरीबन 41 के करीब ऐसे सरकारी इदारे हैं जिन्होंने फेस्को के कई सालों से बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए, और ये रकम बढ़ती 3 अरब 64 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। और इन इदारों ने 1 से 2 माह का बिल अदा करते हैं और उसके बाद फिर उसी तरह से बैठ जाती हैं। और इसी तरह से वासा है, वासा ने जो है वो फेस्को से पैसे भी लेने हैं, और कई सरकारी इदारे हैं जिनसे सीवरेज के मद में और पानी के मद में पैसे जो है वो करोड़ों रुपए वसूल करने हैं, लेकिन उन इदारों ने भी वासा को पैसे नहीं दिए। इसी तरह से रेलवे ने ज़िला इंतज़ामिया से पैसे लेने हैं, जो वो रेलवे गेटवेज़ फाटक की जो फ़ीस होती है वो वसूल करनी होती है, और वो अमाउंट जो पहले लाखों में थी अब करोड़ों में पहुँच चुकी है। इंतज़ामिया ने वो रेलवे को पैसे नहीं दिए। तो ये एक खिचड़ी बन चुकी है इन तमाम इदारों की। इन्होंने आपस में एक दूसरे से पैसे वसूल करने हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे, और इसमें फेस्को जो है उसने वासा से तकरीबन 1 अरब 71 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ वासा से वसूल करना है। और वासा ने कई सालों से वो पैसे जो हैं वो पेंडेंसी चलती आ रही है और वासा ने वो पैसे नहीं दिए। वासा ने भी तो सरकारी महकमों से बिल वसूल करने हैं जो अरसा दराज से अदा नहीं किए गए। जब तक ये सारे इदारे एक दूसरे का बिल अदा नहीं करेंगे तो किस तरह से एक सिस्टम चलेगा फिर? देखिए, फेस्को ने सरकारी इदारों से तो बिल वसूल करने ही करने हैं। फेस्को आम कंज्यूमर से बिल वसूल करने में नाकाम है फैसलाबाद में, और यहाँ पर उस हवाले से कोई कार्रवाइयाँ भी हम नहीं देखते कि यहाँ पर वासा की जानिब से कोई हो। सिर्फ 1-2 कुछ एग्जांपल हमने देखी कि जहाँ पर शहरियों ने बिल नहीं दिया तो वासा ने उनके जाके सीवरेज लाइन जो हैं वो बंद कर दी और उनकी गली जो है वो
वहाँ पर जो पानी था उससे भर गई, तो उसके बाद शहरियों ने कोई रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि हम बिल देते हैं। लेकिन ये सिर्फ 1-2 केसेस में हुआ। इसके बाद वासा ने किसी किस्म की कोई क्रैकडाउन जो है वो उस लिहाज से नहीं किया जिस लिहाज से उसको करना चाहिए था। तो आम शहरियों के खिलाफ तो क्रैकडाउन वासा ने आम शहरियों के खिलाफ भी नहीं किया, तो जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ सिर्फ नोटिस की हद तक ही है कि उनको नोटिस भिजवा दिया जाता है कि आपके में इतनी पेंडेंसी है आपकी तरफ, तो आप वो हमें बिल अदा करें, अदरवाइज़ हम कोई हतमी कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ करेंगे। लेकिन वो हतमी कार्रवाई हमें आज तक देखने को नहीं मिली है। सिर्फ फेस्को है जो ऑफ एंड ऑन कार्रवाइयाँ करता है, वो भी सिर्फ 2-3 महकमों के ख़िलाफ़। उसमें पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो हमें नहीं देखने में मिलती। हालांकि पुलिस की तरफ भी अच्छी खासी जो रकम फेस्को की है वो पेंडेंसी में चल रही है। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस हैं जिनके बिजली के बिल अदा नहीं हुए हैं। इसके अलावा पुलिस लाइंस में कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जिनके बिजली के बिल अदा नहीं हुए, लेकिन वहाँ पर फेस्को को रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पुलिस के खिलाफ कुछ करेंगे तो पुलिस भी उनके खिलाफ सबसे ज्यादा वाजिबुल अदा बिल जो है वो किस महकमे के जिम्मे है बिलाल? सबसे ज्यादा वाजिबुल अदा बिल जो हैं वो किस महकमे के जिम्मे हैं फेस्को के जिन्होंने अदा करने हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा वासा है। वासा के जो डिस्पोजल सेंटर हैं वो तो सारे चलते ही बिजली पर हैं, क्योंकि डिस्पोजल सेंटर को चलाने के लिए वहाँ पे बिजली का कनेक्शन जो है वो मस्ट है, और वहाँ पे बड़ी बड़ी जो टर्बाइनें हैं वो लगी हुई हैं और उनका बिजली का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। तो वासा ने फेस्को के तकरीबन 1 अरब 71 करोड़ रुपया, आप ये कह सकते हैं कि जितनी टोटल अमाउंट है जो फेस्को ने तमाम 41 सरकारी महकमों से वसूल करनी है, उसका मोर देन 50% जो है वो वासा ने अदा करना है फेस्को का। तो वासा ने ये रकम अदा नहीं की और वासा ने एक तरह की बिल्कुल उनको जो है वो सुर्ख झंडी करवा दी है कि हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं, हमें हुकूमत पंजाब पैसे देगी तो हम आपको पैसे अदा कर देंगे। इसके अलावा ये पेंडेंसी इसी तरह से चलती रहेगी। बनता है और ये जिस तरह से आप बता रहे हैं बिलाल, तो ये कितने सालों का है जो कि अभी तक अदा नहीं किया गया? देखें, ये अमाउंट तो तकरीबन पिछले कोई 3-4 साल से चलती आ रही है और हर महीने का बिल जो है वो उसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्पोजल सेंटर हैं, जितने भी डिस्पोजल वर्क्स हैं इनके वासा के, यहाँ पर जो टर्बाइनें हैं वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो हर महीने का जो बिल है वासा का वो करोड़ों में है, लेकिन वासा की जो इनकम है वो उस लिहाज से नहीं है, क्योंकि उस इनकम में से जो मुलाजमीन की सैलरीज हैं वो भी निकलनी है। सैलरीज़ के बाद जो दूसरे अखराजात हैं जो यूटिलिटीज़ के, उसके बाद में आने हैं। तो यूटिलिटीज़ के लिए वासा के पास पैसे बचते ही नहीं हैं। अब ये एक बड़ी सीरियस सी सिचुएशन फैसलाबाद में डेवलप हो चुकी है कि वासा ख़ास तौर पे जो बहुत बड़ा डिफ़ॉल्टर है उसके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो अपनी अर्निंग जनरेट करे और उसके बाद अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे और उसके बाद अपने दफातर के मामलात चलाए और फिर फेस्को को बिजली के बिल अदा करे। और अगले नोटिस में भी हम यही देखते हैं कि उसमें भी सेम यही चीज़ जो है वो रिपीट हुई सबसे मजलूम बच्चा दिखाई दे रहा है। लेकिन दीगर महकमों का भी आपने जिक्र किया है, उनके भी बहुत से बिल ऐसे हैं जो कि वाजिबुल अदा हैं दूसरे इदारों या दूसरे महकमों की जानिब। तो महकमा रेलवे का भी जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। महकमा रेलवे ने भी इंतजामिया से फाटकों की मद में फ़ीस वसूल करनी है जो अभी तक वसूल नहीं की जा सकी, जो उन इदारों की जानिब से अदा नहीं की गई है, तो उसकी क्या वजूहात सामने आई हैं ताकि उनको फ़ीस मिले और वो फेस्को को भी फीस अदा कर सकें? फिर देखें, ये भी एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है कि जो एक तो फाटकों की फ़ीस है, इसके अलावा जो रेलवे की पटड़ी जो ट्रैक है इसके ऊपर से जो बिजली की तारें गुजर रही होती हैं उसका भी बाकायदा तौर पे एक NOC होता है जो फेस्को ने लेना होता है रेलवे से, और उसकी फ़ीस रेलवे को जमा करवानी होती है। अब ये दोनों चीज़ों में ना तो फेस्को रेलवे को इंटरटेन करता है, ना ही ज़िला इंतज़ामिया जो है वो रेलवे को इंटरटेन करती है कि आप शहरियों को वहाँ से रास्ता दे रहे हैं लिहाजा हम आपको ये फ़ीस जमा करवाएंगे। इसमें होता कुछ इस तरह से है कि जहाँ से गेटवेज़ बनाए जाते हैं इंतज़ामिया ये मौक़िफ़ अख्तियार करती है कि ये चूँकि फ़लाँ अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में बना हुआ है तो इसके पैसे जो है वो अथॉरिटी देगी, ज़िला इंतज़ामिया अदा नहीं करेगी। अब जो ड्राई पोर्ट का जो गेटवे था
वो ड्राई पोर्ट इंतज़ामिया ने तो पैसे उसके अदा नहीं करने थे, ड्राई पोर्ट इंतज़ामिया ने साफ कह दिया था कि ये ज़िला इंतज़ामिया करेगी। अब वो उस अमाउंट भी 30 लाख से ऊपर चली गई, उस वजह से उन्होंने वो गेट बंद कर दिया। अब वहाँ पर जितने कंटेनर्स आने होते थे, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने कंटेनर्स आने होते थे, उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि उनको तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगा के ड्राई पोर्ट आना पड़ता था। नहीं कर पाते। और जहाँ तक आपने जिक्र किया है कि मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन के दिलों या दिमाग के अंदर जो सवाल चल रहा है उनको भी उसका जवाब मिल जाए। इस तमाम मामलात की वजह से, एक दूसरे के डिफॉल्टर होने की वजह से आम सारिफ के ऊपर क्या असर पड़ता है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें? देखें, बिजली जहाँ पर सपोज़ जहाँ पर बिजली चोरी होती है या जहाँ पर अमाउंट डिफ़ॉल्ट में चली जाती है, तो वहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है लाइन लॉसेस की, और वो लाइन लॉसेस जो हैं वो अल्टीमेटली मेरे आप जैसा जो आम कंज्यूमर है उसका बोझ उस पर पड़ता है। तो इन तमाम तर पेंडेंसी का, इस तमाम तर डिफ़ॉल्ट का या बिजली चोरी का जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है वो आम कंज्यूमर ही उठाता है। और इस हवाले से जो ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद की शहरी हैं उन्होंने कई बार हुक्काम बाला से भी दरख्वास्त बिल्कुल बिलाल, देखा जाए तो हर इदारा एक के साथ कनेक्टेड है, सरकारी महकमे एक दूसरे के ना दहिंदा हैं, लेकिन कभी भी उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई नहीं होती है जो आम सारिफ के खिलाफ होती है। लिहाजा उनके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मामला दुरुस्त समत में जा सके। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।